अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इश्तियाक गुंदल। आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं, देखने का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की तरफ से एक ताज़ा तरीन बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो भी मेरिट पर हो उसको आर्मी चीफ बनना चाहिए। अब अगर बज़ाहिर देखा जाए तो ये बयान बड़ा खुशाइंद है, और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लगाया जाता है, अगर उसी तरीके से आर्मी चीफ की तैनाती हो, तो जब भी चीफ की तैनाती होनी होती है, हम देखते हैं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर एक नई सियासत का आगाज हो जाता है, बयानात आते हैं, उसके ऊपर सियासत की जाती है, प्रोपेगेंडा किया जाता है। अगर सीधा साधा सा मामला हो कि जब एक आर्मी चीफ जो है उसकी मुद्दत मुलाजमत खत्म हो रही है और उसके बाद जो सीनियर मोस्ट होगा उसको आर्मी चीफ लगाया जाए, तो फिर शायद पाकिस्तान के अंदर इस टॉपिक के ऊपर इतनी बहस नहीं होगी। और उसकी वजह यह है, ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर आर्मी चीफ की तैनाती होती है, लेकिन जितना शोर पाकिस्तान के अंदर मचाया जाता है दुनिया के दूसरे ममालिक में क्यों नहीं। तो उसकी वजह यह है कि हम जो भी आर्मी चीफ तैनात करते हैं वो हमेशा सियासत की नजर हो जाता है। इसके साथ साथ अगर इमरान खान साहब ये कहते हैं कि जो सीनियर मोस्ट है उसको आर्मी चीफ लगाना चाहिए, तो क्या जो इमरान खान है वो लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को अपना आर्मी चीफ नहीं लगाना चाहते थे? अगर आप किसी से भी पता करेंगे तो वो कहेगा कि बिल्कुल ये वाला जो बयान है ये वाली एक हकीकत है, और वो समझते हैं कि शायद जो इमरान खान है वो लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को ही अपना आर्मी चीफ रखना चाहते थे। तो उस वक्त ये मेरिट की बातें, और मेरिट कहाँ पर था। उसके साथ साथ अभी हम देखते हैं कि अगर हम उसके सीनियर मोस्ट लेफ्टिनेंट जनरल्स की बात करें, तो पहले नंबर पर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर का नाम आ रहा है, और दूसरे नंबर पर लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा। और बज़ाहिर ऐसा नजर आता है कि अगर आप ये कहते हैं कि पहले नंबर के ऊपर जो आ रहा है आपने उसको आर्मी चीफ लगाना है, तो फिर भी आप देखिएगा कि अगर आसिम मुनीर को आर्मी चीफ लगाया जाता है तो उसके बाद भी इमरान खान साहब, बज़ाहिर साफ नजर आ रहा है कि इसके ऊपर उनकी तरफ से एक बार फिर सख्त बयानात आएंगे, और वो कहेंगे कि बिल आकर नवाज शरीफ ने और मरियम नवाज ने अपना मोस्ट फेवरेट जो उनका लेफ्टिनेंट जनरल था उसको आर्मी चीफ लगा दिया। तो क्या आर्मी चीफ का ओहदा जो भी पाकिस्तान के अंदर नया आर्मी चीफ बनेगा, क्या वो हमेशा यूं ही तनाजात का शिकार रहेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके साथ साथ एहसन इकबाल साहब की तरफ से भी एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ जो है वही आर्मी चीफ तैनात करेंगे। लेकिन अगर इसके हवाले से हकीकत की बात की जाए तो अब बज़ाहिर देखा जाए तो इसका फैसला सिर्फ शहबाज शरीफ साहब ने नहीं करना, और शहबाज शरीफ साहब ये जो लंदन के मुसलसल अपने निजी दौरा उन्होंने किया है उसके अंदर जो उनकी मुलाकातें हुई हैं, बज़ाहिर ऐसा नजर आता है कि उसके अंदर जो उनका टॉप एजेंडा होगा वो आर्मी चीफ की तैनाती हो सकता है। लेकिन इसके बरक्स जब वो बाहर निकलते हैं और मीडिया के नुमाइंदे उनसे पूछते हैं कि आर्मी चीफ के हवाले से क्या बातचीत हुई, तो वो तमीर बांधते हुए कहते हैं जी कि हम सारी फैमिली इकट्ठी थी, गेट टुगेदर था, हमने इकट्ठे खाना खाया है। तो मेरा ख्याल है कि वहां पर ये वाली बात जो है वो ज़ेरे बहस आई होगी। और बज़ाहिर अगर देखा जाए तो आर्मी चीफ ऐसा नजर आता है कि शहबाज शरीफ साहब ने नहीं लगाना, और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ नवाज शरीफ साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने आपस में जो है वो सर जोड़ के बैठने और आर्मी चीफ की तैनाती आ जाएगी। इस दफा हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर मखलूत हुकूमत है, और मखलूत हुकूमत के अंदर जो आसिफ अली जरदारी का किरदार है उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो मेरा ख्याल है कि अभी तक ये जो आर्मी चीफ की तैनाती का कोई हमें तफसीली फैसला सामने नहीं आ रहा, बज़ाहिर शक्कुक व शुबहात हैं। तो ऐसा लगता है कि इस हवाले से भी जो पाकिस्तान के अंदर शहबाज शरीफ की हुकूमत है और जो PDM है, ये जो मखलूत हुकूमत है, मुख्तलिफ सियासी जमातों के दरमियान भी इख्तलाफ राय मौजूद है। तो साफ यही नजर आ रहा है कि शायद इस चीज़ का फैसला शहबाज शरीफ साहब ने अकेले नहीं करना, और शहबाज शरीफ कोई ऐसा फैसला नहीं कर सकता जो आसिफ अली जरदारी जो है उसके खिलाफ जाए या उसके ऊपर उनकी रजामंदी शामिल न हो। तो इस वजह से भी आर्मी चीफ की तैनाती जो है वो खुद PDM की हुकूमत के लिए दर्द सर बनी हुई है, और इसके हवाले से मेरा ख्याल है कि वो शायद कुछ अंदरूनी इख्तलाफात का भी शिकार हैं, और हो सकता है कि आखिरी वक्त तक जो है इसी तरीके से ये मामला एक सवालिया निशान की तरह हमारे सामने नजर आए, और उसके बाद 1 या 2 दिन पहले हमें बताया जाए कि पाकिस्तान का आइंदा आर्मी चीफ कौन होगा। इसके साथ साथ एहसन इकबाल साहब ने यह भी कहा कि इमरान खान वो वाहिद सियासतदान है जो आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से सियासत कर रहे हैं। ये तो एक साफ सुथरी सी बात है, बिल्कुल इसके अंदर कोई दूसरी राय नहीं है कि जब आपको पता था, मैं PDM की बात कर रहा हूँ या नून लीग की आला क़यादत की बात कर रहा हूँ, जब आपको ये लगता था कि इमरान खान के लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के साथ अब बड़े अच्छे तल्लुकात हैं, और जब लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद बतौर चीफ जो है DGISI उन्होंने अफगानिस्तान का दौरा किया तो उसके बाद भी उनके ऊपर तनकीद की गई। और मियां नवाज शरीफ साहब ने तो गुजरांवाला के अंदर जलसे के अंदर नाम लेकर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के ऊपर तनकीद की। ये तनकीद तो आप लोग भी करते रहते हैं, सियासत तो इसके ऊपर आप भी करते हैं। अगर इमरान खान के किसी फौजी जनरल के साथ अच्छे तल्लुकात थे तो हमने देखा कि उसके ऊपर भी सियासत की गई, और इतनी ज्यादा सियासत की गई कि बाद में बहुत सारी जगहों के ऊपर अस्करी एस्टेब्लिशमेंट भी लुके छुपे लफ्जों के अंदर वजाहतें देने पर मजबूर होगी। तो सियासत सिर्फ इमरान खान नहीं कर रहा, बल्कि आप भी करते हैं, और आपकी जमात भी करती है, और बाकी जो PDM के सीनियर रहनुमा हैं वो भी करते हैं।
इसके साथ साथ इमरान खान साहब की तरफ से एक और बड़ा अहम बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ये जो उनके ऊपर कातलाना हमला हुआ और वो जो हमलावर था, उन्होंने कहा कि वो मजहबी इंतहा पसंद नहीं था बल्कि एक जो तरबियती याफ्ता शूटर था। अब बज़ाहिर जिस तरीके से इमरान खान साहब के ऊपर कातलाना हमला हुआ, अगर उस हवाले से देखा जाए तो एक शख्स जब ये वाला कातलाना हमला हुआ तो बहुत सारे जो मीडिया के लोग थे उन्होंने उस मोहल्ले के अंदर गए, उन्होंने जाकर वहां पे जो मोहल्ले के दीगर लोग थे उनसे बातचीत की और पूछा कि ये जो नौजवान है कैसा था, इसका चाल चलन कैसा था, तो उन्हें बताया गया वो तो खुद भी कभी कभार मस्जिद में जाता था। तो अब बज़ाहिर ऐसा नजर आता है कि ये सामने इस शख्स को रखा गया है, लेकिन दर हकीकत ये इमरान खान के ऊपर जो कातलाना हमला हुआ है इसका मकसद इमरान खान के हवाले से उनको खौफ व हरास में मुब्तला करना या खौफजदा नहीं था, बल्कि ये कातलाना हमला था। और उसके साथ साथ ऐसा नहीं होता कि एक शख्स फौरी तौर के ऊपर फैसला करे और जो महीने का 15-20-25 हज़ार कमाता है उसको अचानक से 5 लाख वाला जो है वो पिस्तौल भी मिल जाए, गोलियां भी मिल जाएं, और उसके साथ साथ जो है उसको एक ये पैगाम दिया जाए कि नहीं ये जो इमरान खान है मैंने इसलिए इसको कत्ल करने की कोशिश की कि ये लोगों को गुमराह कर रहा था। तो बज़ाहिर देखा जाए तो ये इमरान खान की खुशकिस्मती कि वो इस जानलेवा हमले के अंदर बार बार बच गया। अगर खुदा न खास्ता इसके अंदर इमरान खान साहब को कुछ हो जाता तो फिर इमरान खान साहब के हवाले से जो तहकीकात होनी थी उनका मुस्तकबिल भी वही होता जो अभी FIR का मुस्तकबिल है। और इस हवाले से इमरान खान ने बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर कहा है कि मैं अपने ऊपर होने वाले कातलाना हमले की FIR दर्ज नहीं करवा सका क्योंकि मेरे सामने एक ताकतवर शख्स खड़ा था। अब अगर बज़ाहिर देखा जाए तो ये जो इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला हुआ है इसके हवाले से 2-3 चीज़ें बहुत अहम हैं जो शुकूक व शुबहात के अंदर किसी को भी मुब्तला कर सकती हैं। हमने देखा कि वो शख्स जिसने इतराफ़ी बयान दिया उसने कहा कि मैंने इसलिए ये हमला किया क्योंकि इमरान खान लोगों को गुमराह कर रहा था, और उसके साथ साथ जब मसाजिद के अंदर अजान होती थी तो वहां पे डेक नजर आता था, लाउड स्पीकर नजर आता था। उसका बयान अगर देखें तो ऐसा लगता है जैसे रटा रटाया बयान है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ये वीडियो बयान सामने आया तो इसके ऊपर तनकीद शुरू होगी और हमें बताया गया कि इस तरीके से जो हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं ऐसा नहीं होता कि पुलिस किसी शख्स को गिरफ्तार करे और उसके बाद फौरी तौर के ऊपर उसका बयान जो है वो भी इस तरीके से सामने आ जाए। उस बयान के बाद हमने देखा कि पंजाब के वजीर आला परवेज इलाही ने नोटिस लिया और उन्होंने पूरे थाने को मुअत्तल किया, लेकिन इसके बावजूद उस शख्स का दूसरा वीडियो क्लिप भी सामने आया और तीसरा वीडियो क्लिप भी सामने आया। तो खुद ये वाली जो चीज़ है बहुत सारे सवालात को जन्म देती है। और अगर खुदा न खास्ता इस अफसोसनाक वाक़े के अंदर इमरान खान की टारगेट किलिंग हो जाती, वो जो है उनकी जान चली जाती, तो भी तहकीकात का वही मुस्तकबिल होता जो अभी FIR का है, एक सवालिया निशान की तरह, और सारा मलबा इस शख्स के ऊपर गिराया जाता। और जिन्होंने हकीकतन ये सारी कार्रवाई करनी थी या इमरान खान के ऊपर कातलाना हमले की प्लानिंग की, शायद उनका कभी एहतसाब ना हो सकता, उनको कभी सजा ना मिल सकती। और बज़ाहिर देखा जाए तो इस हमले के हवाले से अभी भी बहुत सारे शक्कुक व शुबहात जो हैं वो वैसे के वैसे मौजूद हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत कोशिश की कि लोगों को जो है बाहर निकाला जाए और अवामी सतह के ऊपर इतना प्रेशर और इतना दबाव के अंदर एस्टेब्लिशमेंट को लाया जाए कि बिल आखिर एस्टेब्लिशमेंट भी मजबूर हो जाए कि अगर आपने FIR देनी है तो ठीक है, FIR के अंदर हमारे ISI के जो सर्विंग मेजर जनरल फैसल नसीर हैं आप उनका नाम शामिल कर दें। लेकिन बज़ाहिर अगर देखा जाए तो ये जगह जगह के ऊपर जो हमें एहतजाज नजर आया और लोगों ने रुकावटें लगाकर रास्ते बंद कर दिए थे, उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान हुआ है। क्योंकि हमने बहुत सारी जगहों के ऊपर गए जहाँ पर सड़कें बंद थी और लोग जो हैं वो भी खासे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बदगुमान नजर आते थे, गम गुस्सा उनके अंदर पाया जाता था। हमने मासूम बच्चों को देखा, खवातीन को देखा, बुजुर्गों को देखा, और वो यही कहते थे कि अगर ये सारे अपने सियासी मुस्तकबिल के लिए इस तरीके से सड़कें बंद कर देंगे, कभी कोई मजहबी जमात निकलती है रास्ता बंद कर देती है, कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग निकलते हैं वो रास्ता बंद कर देते हैं, तो इसके अंदर हम एक आम पाकिस्तानियों की क्या गलती या क्या कसूर है। और जो इमरान खान को अहदाफ चाहिए थे, जो मकसद था, उसके अंदर वो कामयाब नहीं हो सके। और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरफ से भी सामने बयान आए और वहां पे ये फैसला किया गया कि अवाम को इस दर्द के अंदर मुब्तला नहीं होना चाहिए, तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने यह फैसला किया कि अब ये जो जगह जगह के ऊपर धरना है इसको खत्म कर दिया जाए, क्योंकि उनको साफ नजर आ रहा था कि ये धरना अगर इस तरीके से खत्म नहीं हुआ तो जुडिशरी की पावर को इस्तेमाल करते हुए बिल आखिर ये जो धरना है ये खत्म हो जाएगा। आज के व्लॉग में एक आखिरी बात अरशद शरीफ साहब के हवाले से करना चाहूंगा। अभी मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था कि डायरेक्टर पेम्स का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ के ऊपर जो तशद्दुद हुआ है उसकी हम तस्दीक या तरदीद नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनौला ये कहते हैं कि अरशद शरीफ के ऊपर तशद्दुद साबित हुआ है, लेकिन डायरेक्टर पेम्स कहते हैं कि अभी तक हम इसकी तस्दीक और तरदीद नहीं कर सकते। और उन्होंने ये भी कहा कि जो अरशद शरीफ के 3 या 4 नाखर निकाले गए, उन्होंने कहा हम ये नहीं कह सकते कि ये तशद्दुद की वजह से निकाले गए हैं या फिर ये वहां पे जो पोस्टमार्टम हुआ है उसके अंदर जो कीनियन गवर्नमेंट है उन्होंने निकाले हैं। तो बाज़ाहिर देखा जाए ये सवालात तो हैं कि इस वाकये को इतने दिन हो गया लेकिन अभी तक हुकूमत ने सरकारी सतह के ऊपर जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट थी
اس کو شائع نہیں کیا، اور ارشد شریف تک جو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ہے ان کی فیملی تک وہ ابھی تک نہیں پہنچی، تو یہ بھی بہت سارے سوالات کو جنم دیتے ہیں۔ لیکن ایک بات ضرور کہ یہ اس حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے، یہ سیکیورٹی فورسز کی ذمہ داری ہے۔ ارشد شریف کا جو خون ہے، جس طریقے سے ان کو شہید کیا گیا، یہ ان کے اوپر ایک قرض ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ارشد شریف جب بھی کوئی بات کرتے تھے پراپر ڈاکومنٹس کے ساتھ کرتے تھے۔ پاکستان ایک بہترین انویسٹیگیٹو جرنلسٹ سے محروم ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی فورسز، آپ سیاچین کی بات کریں، آپ پاک افغان بارڈر کی بات کریں، آپ بلوچستان کے ان علاقوں کی بات کریں جہاں پر دہشت گردی کو مسلسل فروغ مل رہا تھا، ارشد شریف وہاں پہ بھی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ شانہ بشانہ نظر آتا تھا، اور قوم کو وہ سیکیورٹی فورسز کی قربانیوں کے حوالے سے آگاہ کرتا رہتا تھا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ ارشد شریف کو جن لوگوں نے شہادت کیا، جنہوں نے شہید کیا، اور جنہوں نے ان کے اوپر اتنا زیادہ تشدد کیا، کیا واقعی ان کو نشان عبرت بنایا جائے گا، یا پھر ارشد شریف کے جو قاتل ہیں وہ یوں ہی دندناتے پھرتے رہیں گے اور کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ ارشد شریف کو کیوں اور کس وجہ سے شہید کیا گیا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور یہ پاکستان کی جو سیکیورٹی فورسز ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اوپر بھی ایک قرض ہے۔ آج کا ولاگ دیکھنے کا بہت شکریہ۔ جانے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔